अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 11। एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेरकर अपने बेटे को देखा, जो चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए अपने काम की तरफ मुतवज्जा था। जहां तुम हया से मिले हो, ये सुलेमान भाई की बेटी है, रोहेल की बहन और तुम्हारी फर्स्ट कज़न। मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियाँ याद रखने के मामले में बहुत पूरे, वैसे कोशिश तो करता है और इससे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल फुप्पो इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसे रिश्ते याद दिलाए। बच्चों का क्या कसूर, सारा कसूर वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही कभी औलाद को रिश्तेदारों से ना मिलाए तो इल्ज़ाम किसके सर पर जाएगा। सबीन फुप्पो का जोशो खरोश से चमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इसी तरह तल्खी से कहती जा रही थी, जहां अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब ही कई दहाइयों से इधर मुकीम है और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता, तो है ना ये अनफेयर। नहीं, फुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लट्ठे की मानंद सफ़ेद और फीका। फिर ज़रा सा मुस्कुराई और सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही नहीं सके। वो अब मुतमईन थी अपने लहजे पर, इसे कतई अफसोस नहीं हुआ था। ये इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इसका इनसे ताल्लुक़ एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुताल्लिक थी। किसी की मनख्वाहों को भी ख़ानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाने लगे थे। इसकी कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका जिम्मेदारान भी तो चखे, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद ही ना रहा कि वो इसकी कज़न है। और बस दफ्तन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें एक खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी की कैप और कंधों पे सजे तकमे फूल सितारे। ये फुप्पा है। वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फुप्पो ने इसकी निगाह के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिलाया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसको रिश्ते याद दिलाए। वो पलटे बिना खासा जता कर बोला तो हया चौंकी। वो तो इससे इतना ला ताल्लुक़ समझ रही थी। इसका ख्याल था जहान ने इसकी तल्ख बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो जर्द मोहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब था फुप्पा आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी में नहीं। जान हथौड़ी स्लिप पे रख कर आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदा रसीद हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। फुप्पो अब संभल कर दोबारा से हशाश बशाश हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तहर सी फ्रिज के ऊपर औंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखी गई। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमिजाजी से जहान ने फ्रेम गिराया था, वो अभी तक इस पे हैरान थी। मम्मी, आपका कैबिनेट रेडी है। अब वो कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जहान। और बाथरूम का नल भी। फुप्पो ने गोल मेज़ पे पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए इसे याद दिलाया। आए हाय, फिर वही बदमज़ा पुलाव। वो खफीफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दे फुप्पो, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बना सकी, सो मुझे इनकार करके अब शर्मिंदा ना करना। जहान अब दरवाजे से डब्बा निकाल कर अंदर रखी चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। दफ्तन डोर बेल बजी। जहान ने रुक कर आबदारी की सिमत देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करो हया, फुप्पो ने मुस्कुराती आंखों से देखते हुए इसे प्लेट थमाई। इसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला निकाला। राबदारी से इस पार जहान किसी मर्द से तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूसरे ही चमचे में वो पुलाव से मज़ेदार लगने लगा। डीजे सही कहती थी, इनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बायस बदमज़ा लगा था। फुप्पो, आपके हाथ में बहुत जायका है। हया,
इसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए। बेयकीनी इसने गर्दन मोड़ी। जहान राबदारी से इसे पुकारता आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ में ही थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ थी कि जहांगीर जा रही है। फिर इस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या ये वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? फिर इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पर नस बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ़ से ढकी घास पे जमी थी। इसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। इसने अगले दिन ही रूम ऑफिसर से बात करके अपना रूम बदलवा लिया। अब वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी नसरात लिंग थी। इसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि यूरोप के अपना नाम चेरी रख लिया था। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और PhD कर रही थी। चौथी लड़की एक इसराइली यहूदी टाली थी, वक्तन टाहिली के दरख्त की तरह लंबी चौड़ी और पुराने बालों वाली। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट थी और इसकी साथ वाले कमरे के फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स वो हैंडसम लड़के जिसका जिक्र डीजे ने पहले रोज़ किया था। एक गाड़ी छिंदी थी। वो फ़लस्तीनी लड़के और इसराइली लड़की हर जगह साथ साथ नज़र आते थे। कैंपस की सीढ़ियाँ हो या हॉस्टल कॉमन रूम, वो चारों साथ ही होते थे। इनके पासपोर्ट चेक कराओ, या तो ये इसराइली नहीं है या वो फ़लस्तीनी नहीं है। इतना इत्तेहाद और दोस्ती तोबा है भाई। डीजे जब भी इनको साथ देख कर आती यूं ही बोलती थी। हया ने अभी इन लड़कों को नहीं देखा था, ना ही इससे शौक था। तमाम ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट पीर तक पहुंच गए थे। वहाँ किसी को किसी एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं होता था। बस ये फ़लस्तीनी है, ये चाइनीज़ है, ये डिच है और ये दोनों पाकिस्तानी है। इनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। डीजे ने 2 लिए जबकि हया ने 4 लिए। चौथे माह के इख्तिताम पे इम्तिहान देने की पाबंदी थी और ये 5 माह लाजमन तुर्की में गुजारने की पाबंदी थी। चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर गुजारो, कोई पूछने वाला ना था। खूब मज़े थे। सबांजी में क्लास के अंदर लड़कियों को स्कार्फ पे पाबंदी थी। तो ये हाले नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो दोनों नमाज के बहाने क्लास में दिखाई जाने वाली तुर्की की तारीफ करके आ गई थी और अब प्रेल हॉल में बैठी चिप्स खा रही थी। वो क्लास में स्कार्फ उतार कर ही जाती है। डीजे चिप्स उतरते हुए बता रही थी। वो दोनों चौकड़ी मारकर कारपेट पर बैठी थी। एक तरफ अलमारी में कुरान इस्लामी कुतुब के उसके सजे थे, दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ और स्कर्ट टंगे हुए थे। जीन्स वाली तुर्क लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती है और फिर बाद में वो स्कर्ट वहाँ लटका कर चली जाती है। इस्तांबुल के हर जनाना प्रेल हॉल में ऐसे स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके हुए होते हैं। मज़े की है ये हाले नूर भी। वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। इसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरकान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र कि यहाँ वो लोग नहीं थे और वो ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से लुत्फ़अंदोज़ होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपने फूफो के घर गई थी, कैसा रहा ट्रिप? अच्छा रहा। फूफो ने पुलाव बनाया हुआ था। वो वाकई अपना बदमज़ा पकवान नहीं है जितना हम समझे थे। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब प्रेल हाल में ही खूब बोर हो गई तो वो बाहर आ गए। सर्द नम हवा धीमी ले में बह रही थी। हरी घास पे सबांजी की गोल सी इमारत पूरे वक़ार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गुलाई की शक्ल में बने घर को पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाज़ों के सामने सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ सब्ज़ा फैला हुआ था। वो दोनों फाइलें थामे ज़ीने उतर रही थी। जब डीजे ने
इसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी जीने पे 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो ना, देखो टाहिली भी इनके साथ है। इसने हवा से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाते हुए देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ़ थे। और इनसे मिलते हैं, मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे ज़रा काम है। वो खट जीना उतरती आगे बढ़ गई। डीजे ने इसे नहीं पुकारा और वो फ़लस्तीनों की जानिब चली गई। और वो यही चाहती थी, डीजे से दोस्ती अपनी जगह। फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। करीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगी। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता कोट पहन रखा था। शायद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रसबेरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। इसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज इसे मालूम हुआ था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल ज़ोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सबांजी की हीरोइन गोरसल थी। गोरसल बस सर्विस वो सबांजी के तलबा के लिए ही चलती थी और इन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने इसे गोरसल का शेड्यूल बताया हुआ था। जिस दिन तुम्हारे गोरसल छठी, तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। इसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था कि गोरसल अपने मुकर्रर वक्त से एक लम्हा की ताकीद नहीं करती थी और अगर आप चंद सेकंड भी ताख़ीर से आए तो गोरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतज़ार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पे सया बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गोरसल ने बासफोरस का अजीम उल-शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी। और जब वो तकसीम स्क्वायर पर उतरी, इस्तांबुल भीग रहा था। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहाँ ऐन वसत में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्समे नस्ब थे। मुजस्समा आज़ादी के एक तरफ हरा भरा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेर ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश थर बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पे गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज सड़क पार कर रही थी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियाँ सामने ही थी। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुंची ही थी कि चीं की आवाज़ आई। वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। इसकी दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस का हुआ साथ लटक रहा था। इसने खफ्त से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ़ अंदाज में छतरियाँ थामे गुजर रहे थे। शुक्र है किसी ने देखा नहीं था। बारिश इसी तरह बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत चेहरे के इतराफ में चिपक गए थे। इसने कोफ से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा मगर ये नामुमकिन था। झुंझलाकर वो झुकी, दोनों जूतों के स्टेप्स खोले, पाँव इनमें से निकाले और जूते स्टेप्स से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पाँव जीना उतरने लगी। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था, चाहे जिस भी स्टेशन पर उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस से कबल ही जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में निश्ते दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थी। खड़े होने वालों के लिए ऊपर राड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नज़र कोने की खाली निश्त पर थी मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली निश्त पर बैठा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही धम से इसके बराबर की जगह पर आ बैठी। वो सया सूट में मबलूस शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस रुक सा गया था। वो जहाँ सिकंदर अहमद बहुत कीमती और नफीस सया सूट में मबलूस
झील से बाल पीछे किए वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफ केस इसके कदमों में रख दिया था। वो मुतहर सी बैठी सामने देखी गई। वो चेहरे के आगे अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कितार के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस अजीब इत्तेफाक पर इतनी शिद्दत बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते भूल ही गई थी। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो इसे कैसे मुखातिब करे, और अगर वो इसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो इसका दिल डूबने लगा था। मगर वो तो शायद इसे पहचाने भी ना। सर्द मोहर कम गो शख्स से इसे यही तवक्का थी। चंद पल सर के थे कि जहान ने सफ़ा पलटते ही गर्ज से अखबार नीचे की और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पे डाली। फिर सफ़ा पलटकर अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा से देखा। इसकी भीगी मोटी लटे रुखसारों से चिपक गई थी। पानी के कतरे थोड़े से नीचे गर्दन पे गिर रहे थे। वो इसके मुतवज्जा होने पे ही सांस रोके सामने देखी गई। ओ हया! वो हैरत भरी आवाज़ कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलके इसकी जानिब उठाई। काजल की लकीर मिटकर नीचे बह गई थी। तब ही इन उदास आंखों में अजब सहर दिखता था। जहाँ सिकंदर मुस्कुराई। हया कैसी हो, अकेली हो? कहने के साथ जहाँ ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहाँ कोई मुसाफिर हया का हम सफ़र नहीं लग रहा था। हया अकेली हूँ जी, अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हूँ। मुस्कुराते हुए अपनाए से कहते हुए वो अखबार तह करने लगा। वो जो इसके लिए हथौड़ी नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही चाह सिकंदर था। मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम फिर कब आओगी घर? अखबार एक तरफ रखकर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा हुआ। वो यक तक इसे देखी गई। बस शायद कुछ दिन कुछ कहने के सही में इसे महसूस हुआ। जहाँ की नज़र इसके हाथ पे फिसली थी और बेशतर इसके कि वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद, इसे सोचने का मौका ही नहीं मिला था। जहान जूता लेने के लिए झुका तो इसने बेबसी से टूटी हील वाले सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। इसके हाथ से जूता लेकर अब वो इसे उलट पुलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जहान, रहने दो, ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरी धात से ब्रीफ केस में से कुछ निकालने लगा। जहान, कुछ देख रहे हैं, ये पकड़ो ज़रा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमा दिया। फिर हाथ में पकड़ा टेप खोला। काफ़ी लंबा सांस टैप खोल कर दांत से काटा। हया ने जूता सामने किया। इसने एहतियात से हील के नीचे लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और इसके गिर्द चक्रों में टेप लगाता गया। अब पहनो। मरहम शुदा सैंडल को इसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने इसमें पाँव डालो और स्टेप बंद करने झुकी ही थी कि जोर पड़ने से चटक हुआ और हील का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओह! वो मुतासिफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। ये वो सर्द मोहर और तल्ख जहान नहीं, बल्कि कोई अपना सा शख्स था। वो जवाब देने की बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन ऊंची करके देखा। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले कि हया इसे रोक पाती, जहान अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबें उतारकर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था। इसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज़ ही मेट्रो में किसी न किसी को जूते दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। पहन लो हया। मगर
तुम क्या करोगे, तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना। जहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से ससली जा रहा था, फिर मैं तुम्हें जूते कैसे वापस करूँगी, पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ, और अभी अकेली कहीं जा रही हो। अगला स्टेशन ससली है, इधर हम साथ मॉल से जूता खरीद लेंगे, फिर मैं अपने बूट वापस ले लूँगा, मगर तुम्हारे ऑफिस का काम मैं नंगे पाँव जाकर क्या करूँगा। वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटक काजल की मटती स्याही वाली आंखों से इसे देखी गई। इसके चेहरे से चुपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थी और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे अब खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौकी पे खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहान लाताल्लुकी से बैठा इसकी बात नहीं सुन रहा था, वो इसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छाऊ जैसा शख्स था। ससली के स्टॉप से मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खफ्त, कोई झिझक ना थी। वो दोनों खामोश से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। चंद जीने बाद ही सीढ़ियों के इख्तिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा था। वो जहान की दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा ज़मीन पे एक कील निकली पड़ी है। इससे बेशतर कि वो मुत्तला कर पाती, जहान का पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब इसने दोबारा पाँव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल रही थी। इसने बेख्तियार जहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज चल रहा था। जहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें जख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं, मगर तुम्हारा खून निकल रहा है। वो वक्तन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी, इतने तरह से खून में जख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो जवाहर मॉल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद बाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और इतराफ में छोटे सितारे बने हुए थे। बड़े सितारे के ऊपर ताहिर मॉल लिखा हुआ था और जहां तुर्कों की तरह सी को जे पड़ रहा था। ये जवाहर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और खूबसूरत और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फ़ख्र से बोला था। जवाहर अंदर से भी इतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नज़र आती 5 मंजिलों के बरामदे, और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। ऐन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों से मज़ीद 5वीं मंजिल की बालकनियाँ देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सो बिखरा हुआ था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, आह, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहान को मौका ही ना मिल सके। वो इससे खासा खफा हुआ, मगर हया पुरसकून थी। वो हाले नूर समेत किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आड़ नहीं समझती थी, मगर जहां सिकंदर का एहसान कभी नहीं। 4थी मंजिल की दुकानों के आगे बनी बालकनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था, फिर भी वो पीछे रह जाती थी। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।